ध्वनि की बात करें तो या फिर उसमें से सबसे पहले बात करेंगे हम तरंग गति की यानी कि वेव्स। वेव्स हैं क्या? वेव्स और करंट में हमें अंतर पता होना चाहिए कि करंट्स क्या होती है, वेव्स क्या होती हैं। देखिए जो वेव्स है ना, ये एक कण से दूसरे कण को एनर्जी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल्स टू अदर पार्टिकल्स, ठीक है? तो इस तरीके से जब ये पार्टिकल इसको एनर्जी देता है तो ये कंपनसेट कर देगा, यानी कि ये कंपन करने लगेगा। फिर ये इसी तरीके से दूसरे को देता है एनर्जी, ये तीसरे को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, ये चौथे को करेगा, तो ये वेव है। वेव हमेशा क्या है कि ये ट्रांसवर्स फॉर्म में होगी, मतलब वेव जो ना है ये पृथ्वी के पैरेलल होती है ना? ना कि परपेंडिकुलर। करंट्स जो होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं। वेव्स बहुत छोटे एरियाज़ पे चलती हैं जबकि करंट्स बहुत बड़े एरियाज़ पे चलती हैं। इसी वजह से हम कहते हैं ओशियानिक करंट्स, ओशियंस में हमने पढ़ी होंगी। मैकेनिकल वेव्स की बात करेंगे तो वे तरंगें जो किसी पदार्थ, माध्यम, ठोस, द्रव या गैस में संचरित होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। ठीक है? उनके उन्हें मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिन्हें कोई ना कोई मीडियम चाहिए अपने संचरित होने के लिए। इन तरंगों की किसी माध्यम में संचरण के लिए यह आवश्यक है, यानी कि कब चल पाएंगी? जब उनमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए और इनर्शिया के गुण होना चाहिए। तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है, इलास्टिसिटी जनरली सॉलिड्स का एक गुण है ना? सॉलिड्स में इलास्टिसिटी होती है कि अगर आप किसी भी चीज को खींच दो तो वो वापस अपनी उसी अवस्था में आता है, इसको इलास्टिसिटी कहते हैं, है ना? लचीलापन एक तरीके से, और जड़त्व इनर्शिया के गुण होना मौजूद है। दो तरीके की तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्ध्य तरंगें। चलिए इनको एक एक हम एरिया से समझते हैं। जनरली 2 बॉडी वेव्स होती हैं, वो 2 तरीके की होती हैं, प्राइमरी वेव्स होती हैं और सेकेंडरी वेव्स होती हैं। तो बॉडी वेव्स होती हैं, जनरेट होती हैं ड्यू टू रिलीज़ ऑफ एनर्जी की वजह से। एनर्जी रिलीज़ होती है और बॉडी वेव जनरेट होती हैं। एट द फोकस एंड ट्रैवल थ्रू इंटीरियर ऑफ द अर्थ। फोकस जहाँ जैसे मान लो ये पृथ्वी है, तो जहाँ से भी ये उत्सर्जित होती हैं उसको हम बोलते हैं फोकस, और जहाँ पे सबसे पहले इनको मार्क किया जाता है उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर, अभिकेंद्र। ठीक है? प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। अब ये प्राइमरी वेव्स अपने नाम से ही दिख रहा है कि जो अर्थ पे प्राइमरीली पहुंच जाती है, यानी कि पहले उद्भव होती है और अर्थ की सतह तक ये सबसे पहले पहुंची है। सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक वेव्स अपने नाम से दिख रही हैं। जैसे ही प्राइमरी वेव्स आता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी वेव्स का उदाहरण है साउंड वेव्स और सेकेंडरी वेव्स का उदाहरण है लाइट वेव्स। अब जैसे ही बस प्राइमरी से आपको साउंड याद रखना है, अगर आप भूल भी जाओ तो ऐसे याद रख लो, प्राइमरी स्कूल्स में जाते हैं आप तो बहुत ज़्यादा साउंड्स आपको वहाँ पे मतलब सुनाई देता है। साउंड से हमें सब कुछ पता चल जाएगा। इनका ट्रैवल ऑफ डायरेक्शन कैसा होगा ये बताइए? अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हो और कोई व्यक्ति बोले तो ये इस साइड भी ट्रैवल कर सकती है वेव, इस साइड और इस साइड भी। कहने का मतलब है कोई व्यक्ति अगर बोलेगा तो चारों तरफ खड़े व्यक्ति को सुनाई देगा। तो कहने का मतलब इसी वजह से इसको कहा जाता है कि ये जो वेव्स है ये पैरेलल ट्रैवल करती है। अगर इस साइड भी ट्रैवल करेगी तो इस साइड भी। इसी को हम पैरेलल भी बोल सकते हैं या फिर इसी को अपोजिट डायरेक्शन भी बोलते हैं। अगर इस साइड भी ट्रैवल कर सकती है तो इस साइड भी, इस साइड भी ट्रैवल कर सकती है तो इस साइड भी। दैट्स मीन्स ये पैरेलल ट्रैवल करती है। ठीक है? लेकिन लाइट वेव्स के साथ में ऐसा नहीं है। लाइट वेव्स जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर ट्रैवल करती है। मान लेते हैं कि एक टॉर्च ये है, यहाँ पे इसका ये बल्ब है। जब आप जलाओगे तो ये इसी साइड को तो ट्रैवल करेगा। सीधी सी बात यही है, प्रकाश एक तरफ को ट्रैवल करता है। प्राइमरी वेव्स जनरली हमने कैसे समझा? साउंड वेव से। प्राइमरी वेव्स फास्टेस्ट ट्रैवलिंग होती हैं, 1.7 टाइम्स फास्टेस्ट ट्रैवल होते हैं सेकेंडरी वेव्स की अपेक्षा। ये सबसे पहले रिकॉर्ड भी करी जाती हैं और ये ना कम डैमेज देती हैं, जबकि ये बहुत ज़्यादा डैमेज प्रदान करती हैं पृथ्वी में। ये पी से प्राइमरी ये लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, क्योंकि इनका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कैसा होता है? पैरेलल होता है या फिर एंटी पैरेलल होता है। साउंड वेव्स इन एयर, अब इसके उदाहरण हम दे रहे हैं कि कुछ साउंड वेव्स हवा में अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं। इसके अलावा फ्लक्चुएशंस इन अ गैस, गैस में फ्लक्चुएशंस और सुनामी वेव्स इस तरीके की कैसी वेव्स है? प्राइमरी वेव्स हैं। कंप्रेशनल वेव्स क्या, इनमें कंप्रेशन क्या होता है? देखिए अब यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस आपको दिख रहा है तो कंप्रेस दिख रहा है हमें, और यहाँ पर हमें यहाँ इनके बीच में गैप्स कम दिख रहा है तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो यहाँ इनके पास प्रॉपर्टी होती है कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन की। ये यहाँ पर दिख रहा है क्लियर। अब जो प्राइमरी वेव्स हैं सॉलिड में, लिक्विड और गैस, ये तीनों में ही क्या होती है? संचरित हो सकती हैं। हाई लीस्ट डिस्ट्रक्शन होता है, ज़्यादातर ये मतलब कम ही नुकसान करती हैं। इनको देखेंगे जैसे एस से सेकेंडरी वेव, तो सेकेंडरी वेव कौन सी होती है? लाइट वेव्स होती हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। प्राइमरी वेव्स लॉन्गिट्यूडल वेव्स होती हैं और सेकेंडरी वेव्स होती हैं ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स या फिर इनको बोलते हैं शियर वेव्स। ट्रैवल मीडियम कैसा होता है? इनका परपेंडिकुलर होता है। मान लेते हैं कि आप जैसे एक स्ट्रिंग यहाँ पर आपने ये बांध के रखी है, एक धागा है, और धागा को आप पहले ऊपर की तरफ इस साइड खिसकाओ, फिर इस साइड खिसकाओ, इस साइड खिसकाओ, इस साइड खिसकाओ, तो ये वेव कैसे ट्रैवल करेगी? ऐसे ऐसे। अब ये बताओ आप खिसका रहे हैं इसको कैसे? ऊपर और नीचे, लेकिन जब ये जा रही है कैसे? अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये देखिए बताइए कैसे? ये परपेंडिकुलर हो गया ना, 90 डिग्री का एंगल बनने लग गया, तो ये परपेंडिकुलरनेस इसको बोला जाता है।
एनालॉगस टू वाटर रिपल, जो वाटर रिपल्स क्रिएट होते हैं उसी के तरीके की ये होती है ना। और लाइट वेव्स इसका एग्जांपल है। सरफेस में पी वेव्स के बाद ये पहुंचे, क्योंकि पी से प्राइमरी, तो प्राइमरी वेव्स पहले पहुंच जाते हैं। डिस्ट्रक्शन ये ज़्यादा करती है प्राइमरी वेव्स की अपेक्षा। ट्रेवलिंग होता है, ये साइड टू साइड होता है। और ट्रैवल मीडियम क्या है, एस से सेकेंडरी है, तो एस से सॉलिड, ये सिर्फ सॉलिड में चल सकते हैं, लिक्विड और गैस में ये नहीं चलेंगे। और जैसे जैसे इनकी लाइक डेंसिटी बदलेगी पृथ्वी के अंदर, तो इनकी सीयरनेस के साथ इनकी स्ट्रेंथ भी चेंज होगी। इसके अलावा ये स्ट्रिंग वाला बता दिया, ये बता दिया आपको, ठीक है। अब हम जरा बात करें पी वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स इस तरीके से मूव करती हैं, देख लीजिए ये है ना। सुनामी वेव्स प्राइमरी वेव्स का उदाहरण है, जबकि रिपल वेव्स जो बनती है वो सेकेंडरी वेव्स का उदाहरण है। अब पी वेव्स और एस वेव्स का, तो पी वेव्स का शैडो बैंड ज्यादा होता है और एस वेव का शैडो जोन कम होता है। एस से सेकेंडरी, तो एस से शैडो जोन इसका कम होगा। 105 डिग्री के बाद ये पूरी पृथ्वी पर आप कहीं भी इसको लोकेट नहीं कर पाओगे, जबकि पी वेव्स का शैडो जोन है वो सिर्फ 105 से लेकर 145 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री तक है ओनली। इसके अलावा ये जो प्राइमरी वेव्स होती है ये लाइक अपना जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे प्राइमरी वेव्स का मान लेते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे फोकस है। तो जब प्राइमरी वेव्स यहाँ पे अपर मेंटल पे आती है, अपर मेंटल पे, तो चेंज इन ड्यू टू चेंज इन डेंसिटी, ये अपने जो डायरेक्शन है, यानी कि डायरेक्शन है, ये भी चेंज करती है। इस वजह से हमें यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होता हुआ दिखाई देता है। अपर मेंटल में डायरेक्शन चेंज करती है, किस वजह से, डेंसिटी की वजह से। चलिए, तो ये हमने वेव्स के बारे में सब चीज़ें देखी। ये हो गया, ये हो गया, हाँ। अभी तो मैकेनिकल वेव्स हमने देख ली। तो मैकेनिक्स जो वेव्स होती हैं उनको कोई ना कोई एक मैकेनिज्म चाहिए ट्रांस मतलब चलने के लिए, या तो सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड या गैस में। तो वो तो एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनमें कोई ये सॉलिड लिक्विड गैस इनको नहीं चाहिए, ये नॉर्मली अपने इंडिपेंडेंट रह सकती हैं। यात्रा तरंगों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की तरंगें भी होती है जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अभी मैंने बताया आपको। तथा वे तरंग निर्बाध वैक्यूम में भी संचारित हो सकती हैं। अब अगर आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाए कि क्या मैकेनिकल वेव्स निर्वात में संचरित हो सकती हैं, द आंसर विल बी यस, क्योंकि ये मैकेनिकल नहीं है, नॉन मैकेनिकल है। मैकेनिकल में मैकेनिक्स चाहिए कोई। इनके उदाहरण कैसे हैं, प्रकाश तरंग है। अब देखो ये जो लाइट है ना, ये बताइए क्या लाइट वेव को कोई मीडियम चाहिए जलाने के, वो चलने के लिए? अगर ऐसा होता तो फिर सन से पृथ्वी तक लाइट कैसे आ रही है? इस वजह से ये लाइट जो वेव है एक तरीके की कैसे ऐसी वेव, मैकेनिकल वेव है। रेडियो तरंग है, एक्स तरंग है, आदि ये सब इस तरीके की, ठीक है। चलिए इसी लगे हाथ अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट जो तरंगें होती हैं नॉन मैकेनिकल, उनकी टेबल देखते हैं। देख रहे हैं आप, जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही हैं तो इनका ये वेवलेंथ बढ़ा है और वेवलेंथ कम हुआ और वेवलेंथ कम हुआ, आगे आगे बढ़ रही हैं और इनका वेवलेंथ में बिल्कुल कमी देखने को मिल रही है। तो हम यहाँ से इस साइड की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ अगर बढ़ सॉरी वेवलेंथ जैसे जैसे इनकी कम होती जाती है, तो वैसी वैसी इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो भी क्या होती है, इंटेंसिटी इनकी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले रेडियो वेव्स आएगी जिसकी वेवलेंथ रहेगी 10⁻³ माइक्रोवेव 10⁻⁻2 माइक्रो तो होता ही है। इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट रेड, एक्सरे रेज, गामा रेज। देखिए बात यह है कि एग्जाम में इनकी वैल्यू एग्जैक्ट भी पूछी गई है, लेकिन क्या आप एग्जाम में इनकी वैल्यू याद कर पाएंगे? अगर आप याद कर पाते हैं तो कर लो भाई, मैं याद नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। तो मैं बस इनको क्रम से रखने के लिए याद कर सकते हैं आप। जैसे सबसे पहले रेडियो तो हमें पता वीक होती है, फिर माइक्रो होता है, फिर IVU, जैसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं IVU, तो इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे और गामा रेस। तो ये हो गया तरीका करने। अब इसमें काम काम क्या होता है, इनके जो उपयोग है जरा वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो इस प्रकार के तरंगों का उपयोग कहाँ पे, रेडियो और टेलीविजन में होता है। शॉर्ट रेडियो वेव्स जो होता है इसका उपयोग भी रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन में होगा। इंफ्रारेड मतलब ये जिस भी वस्तु पर ये पड़ती है ना, उनका कलर कैसा हो जाता है, उनका कलर रेड हो जाता है। रात में देखने में काम आता है। जैसे उनका ताप बढ़ जाता है तो कोहरे में फोटोग्राफी करने में, रोगों की सिकाई करने में भी काम आता है। टीवी के रिमोट कंट्रोल में कौन सा इंफ्रारेड काम करती है। विजुअल, इनसे कोई चीज दिखाई पड़ती है, वस्तुएं दिखाई पड़ जाती हैं इनसे। अल्ट्रावायलेट रेस में क्या होता है, इनके उपयोग कहाँ पे होता है, सिकाई करने में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में और बैक्टीरिया को नष्ट करने में अल्ट्रावायलेट रेस का इस्तेमाल होता है। एक्स किरणें चिकित्सा जैसे एक्सरे वगैरह होता है, औद्योगिक क्षेत्र में, इंडस्ट्रीज वगैरह में एक्सरे किरणें का इस्तेमाल होता है। तो गामा किरणें बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी होती है, तो नाभिकीय अभिक्रिया में और कृत्रिम रेडियोधर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी एक्टिविटीज में। तो जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे इनकी वेवलेंथ कम होगी, इंटेंसिटी हाई होगी। सबसे अधिक हाई इंटेंसिटी की सबसे हाई इंटेंसिटी जो रेस है वो कौन सी होती है, हमारी गामा रेस होती है। अब जरा हम ये भी देख लेते हैं कि इनको इनकी खोज किस किसने करी है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो लॉन्ग रेडियो वेव्स, ठीक है ना। तो लॉन्ग, कोई कोना होता है हमारे घर में, उसकी दूरी कैसी है, लॉन्ग है कोना। लघु रेडियो, तो रेडियो कोई ना कोई हर्ट्ज पे तो ही चलता है ना, हेनरिक हर्ट्ज, ठीक है। तो शॉर्ट रेडियो
हर्ट्ज। तो कोई चीज़ अगर शॉर्ट हो जाए तो उसमें आपको हर्ज नहीं होना चाहिए। दूसरा इंफ्रारेड, इंफ्रा और हर्सेल इस तरीके से आज कर सकते हैं। दृश्य विकिरण न्यूक्लियर, जो चीज़ न्यू होती है ना वो आपको दिखाई पड़ती है, न्यू चीज़ ही आपको विजिबल होती है। पैरामैग्नी यूवी रिटर है, तो अल्ट्रावायलेट कैसी है, रिटर ने के द्वारा खोजी गई है। एक्स रोंजन, आपका जो एक्स है वो रोता रहता है, और गामा किरण है वो बैकुरल, ठीक है ना। तो गामा पहलवान भी था एक, उसको कोई व्यक्त करने वाला नहीं था, बैकुरल, इस तरीके से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तरंग गति, वेव की मोशन कैसी होती है, जब हम तालाब में एक पत्थर को टुकड़ा फेंकते हैं तो पत्थर के गिरने से स्थान पर डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो जो तरंगों के रूप में जल के चारों ओर फैल जाता है, रिपल्स हमें दिखाई देती है, अगर पत्थर फेंके तो रिपल्स इस तरीके से हमें चारों ओर बनती हुई दिखाई देती है उसमें तालाब में, ठीक। यह विक्षोभ तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। असल में वो क्या, एक तरीके की वेव्स ही है। तो वेव्स मैंने क्या बताया था, वेव्स एक तरीके की ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। जबकि माध्यम के कण यानी जल के कण अपने स्थान पर तरंग गति की दिशा। अब बात यह है कि वेव में क्या होता है, ये वाला मान ले कि ये पानी भरा है, तो ये पानी यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा, ये पानी यहीं पर होगा, ये पानी का पार्टिकल यहीं पर रहेगा, अपनी जगह मूव नहीं करता है। बस एनर्जी ट्रांसफर को ही हम वेव्स बोलते हैं। फिर तो वाइब्रेशन ये छोड़ दो। एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड का मतलब है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं वेव आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, वेव का ओरिजिन ये वाला पॉइंट है ये। अब एक जो वेव है मैक्सिमम कितनी दूरी तय कर सकती है, डिस्प्लेस जहां तक कितना दूरी तक जा सकती है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन यही है आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो जिस हाई एम्पलीट्यूड वाली वेव्स भी हो सकती हैं और शॉर्ट। अब जो एम्पलीट्यूड है ना, जो एम्पलीट्यूड है ये डिसाइड करता है, इट डिसाइड्स लाउडनेस। जैसे आप डीजे वगैरह सुनते हो तो क्या कहते हैं कि हाई एम्पलीट्यूड पे सॉन्ग बज रहा है तो उसमें उतना ही ज्यादा लाउडनेस भी होगी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाउडनेस तरंग की किस स्पेशलिटी पर या किस फीचर पर डिपेंड करता है, तो आंसर विल बी एम्पलीट्यूड पर। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, ये हमें पता है, एक मिनट में एक डिफरेंट इंटरवल में एक जो तरंग है कंपन करता है उसमें कितना टाइम लेती है एक बार कंपन करने में। वेवलेंथ हमें पता है उसकी जो लेंथ होती है, इसकी दूरी, इसको किस में मापते हैं, तरंग दैर्ध्य में। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण एक सेकंड में जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, मतलब कोई चीज रिपीटेड कितनी बार हो रही है ना, रिपीटिशन एक तरीके का फ्रीक्वेंसी है। अब एक चीज याद रखिएगा, देखो भाई जब भी, अब जैसे जो ये देखो एम्पलीट्यूड में भी चेंज आप ला सकते हो, है ना, कम ज्यादा कर सकते हो एम्पलीट्यूड। आवर्त का टाइम पीरियड में तो चेंज हो ही सकता है। वेव लेंथ में भी चेंज हो जाएगा, जब जो वेव्स होती हैं एक मीडियम से लेकर जब ये दूसरी मीडियम तक जाएंगी तो ये इनमें हमें चेंज देखने को मिलता है वेव लेंथ में, है ना। लेकिन फ्रीक्वेंसी है, एक बार जब ये जो वेव होती है एक बार जिस सोर्स से निकली है इसकी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं हो सकती है। और यही कारण है कि रेडियो की जो आप स्टेशन देखते हैं हमेशा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं। इसी वजह से फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी वहां पे हमें एक पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन मिलता है। बात समझ में आ गया। तो याद रखना कि फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस। एक बार जिस फ्रीक्वेंसी पे कोई वेव्स का निकल गई वेव्स, तो फिर वो कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी और टाइम इंटरवल में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन होता है। सीधी सी बात ये है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, रिपीटेड। अगर कोई चीज जल्दी जल्दी रिपीट कर रही है तो उसको टाइम कैसा ले रही है, कम ले रही है। और अगर वो टाइम ज्यादा ले रही है तो फ्रीक्वेंसी उसकी कैसी है, लो है। सीधी सी बात है। और फॉर्मूला यहाँ पे देखते हैं कि वो वेलोसिटी क्या होती है, आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य होता है। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी बार वो आ जा रही है, और तरंग दैर्ध्य उसकी लेंथ क्या है, इसकी वेलोसिटी हम माप लेते हैं। बहुत ज्यादा काम का तो है, अगर आप याद कर पाए तो ठीक है। बात करते हैं ध्वनि तरंगों की, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल या प्राइमरी वेव्स। ये हम अभी हम देख के, तो ध्वनि तरंगों का उदाहरण मैंने बताया था, ये हमेशा एंटी चलेंगी या पैरेलल चलेंगी। लॉन्गिट्यूडनल होती है, प्राइमरी वेव्स होती हैं। जनरली तीन प्रकार की वेव्स में को डिसाइड किया गया है, किस प्रकार की तरंग है। एक तो होती है अवश्रव्य यानी कि इंफ्रासोनिक, अव मतलब जिनको आप सुन नहीं सकते, इतनी धीमी होती है कि इनको सुना नहीं जा सकता। दूसरी होती है जो जिनको आप इजीली सुन पाएंगे। और तीसरी होती हैं जो आपके सुनने के बाहर है, आपके पास इतनी क्षमता नहीं है ह्यूमन बॉडी के पास कि वो सुन सके। तो इंफ्रासोनिक वेव्स, ऑडिबल वेव्स, ऑडिबल का मतलब ये सुनाई देनी, और अल्ट्रा मतलब बियॉन्ड कैपेसिटी। इंफ्रासोनिक की जो हर्ट्ज है वो 20 हर्ट्ज से लेकर व्यक्ति 20 हर्ट्ज से, देखो एक्चुअल में क्या है कि व्यक्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी की वेव्स को सुन सकता है। अगर 20,000 से कम है तो इतना वो फुसफुसाना हो जाएगा कि हम उसे सुन ही नहीं पाएंगे। और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाती है तो इट मीन्स कि ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन की जो ऑर्गन्स है उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इस साउंड को टॉलरेट कर पाए, ठीक है। तो 20 हर्ट्ज से कम तो ये बोलेंगे अवसरब तरंग, 20,000 हर्ट्ज से अधिक तो बोलेंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स,
और इन दोनों के रेंज के अगर बीच में होगी तो हम बोलेंगे श्रव्य तरंग है। दूसरी बात ये है, लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को सुन लेते हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। इन तरंगों को गाल्टन की सीटी के द्वारा तथा दाब वैद्युत यानी कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की विधि के द्वारा क्वार्टज की क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न किससे होती है? जो क्रिस्टल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? क्वार्टज के, ठीक है। और जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा बनाई जाती है। पराशब्द जो तरंगे होती हैं यानी कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, उनका उपयोग जरा देख लेते हैं कहाँ पे होता है डायरेक्ट लाइफ में। एग्जाम्स में एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो संकेत भेजने में होता है ना, कोई भी आपको अगर कम्युनिकेशन में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में सोनार, कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को की साफ सफाई भी करने में होता है। तो कल कारखाने का मतलब है इंडस्ट्रीज में जो नंग पुर्जे होते हैं उनकी चिमनियों से काले कटाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। दूसरा इनका इस्तेमाल जो होता है दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, गठिया रोग के उपचार और मस्तिष्क का जो ट्यूमर होता है ये भी अल्ट्रासोनिक वेव्स से खत्म किया जा सकता है। ध्वनि की चाल जरा देखते हैं। अब हमें नॉर्मल एक चीज होता है, अभी हम क्या पढ़ के आए थे? अभी हमने क्या पढ़ा? एक तो प्राइमरी वेव्स पढ़ा है और एक पढ़ा है सेकेंडरी वेव्स। ऐसे सेकेंडरी, तो सेकेंडरी वेव्स सब सॉलिड्स में ट्रेवल करती हैं और पीछे प्राइमरी वेव्स, तो ये किस में ट्रेवल करती हैं? ये सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये चीज आप ये समझो, जिस भी वस्तु का जितना ज्यादा डेंसिटी होगी तो स्पीड ऑफ साउंड उतनी ही कम होती जाएगी। क्योंकि सीधी सी बात है, कोई चीज अगर बहुत ज्यादा डेंस है तो साउंड, अगर मान लेते हैं इतनी कोई चीज डेंस है इतनी, तो साउंड इसको भेद कर कैसे बाहर की तरफ निकल पाएगी? लेकिन फिर क्वेश्चन ये आता है, तो फिर साउंड, लेकिन हम जब बोलते हैं कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक हमें किस में देखने को मिलती है? सॉलिड्स में देखने को मिलती है। ये भी चीज तो हमें दिखाई पड़ती है। तो फिर इसका रीजन हमें क्या समझ में आता है? इसका रीजन ये समझ में आता है कि इसकी जो इलास्टिक, जो डेंसिटी इंडेक्स होता है, ये इसको आउटवेज कर दिया जाता है इलास्टिक इंडेक्स के द्वारा। सीधी सी बात ये है। तो दो बातें हमें याद रखनी है कि डेंसिटी जिस भी उसकी कम होगी उसमें स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है, किसी अवयव की। चलिए आगे देखेंगे। गैसों के सापेक्ष तो सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है लाइट की वो कहाँ पे, सॉरी साउंड की स्पीड कहाँ पे होती है सबसे ज्यादा? सॉलिड्स में, फिर लिक्विड्स में एंड फिर गैसेस में। गैसों के सापेक्ष द्रव्यों में प्रत्यास्थता अधिक होती है। प्रत्यास्थता का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी। तथा ठोसों में सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि द्रवों में ध्वनि की चाल गैसों की अपेक्षा अधिक तथा ठोसों में सबसे अधिक होती है। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको ये लगता है कि सॉलिड चूंकि ठोस होते हैं इस वजह से ध्वनि की चाल अधिक होती है, तो आंसर इज नो। किस वजह से होती है? प्रत्यास्थता की वजह से होती है। प्रत्यास्थता का मतलब क्या होता है कि एक कण अपने आप को कितना एक्सटेंड कर पाएगा। भाई दो कण मान लो इस तरीके से, अगर ये कण अपने आप को खींच पा रहा है तो इसको जल्दी से एनर्जी ट्रांसफर कर पाएगा, ये इस वजह से है। ना कि इस वजह से चूंकि ये कण पास पास में, जितना कण पास पास में होगा उतना उसकी स्पीड कैसी होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। यही चीज मैंने आपको अभी बताया है। तो क्वेश्चन कभी फिजिक्स में आपको पूछ लिया जाए कि स्पीड जो होती है इसकी साउंड की वो सबसे ज्यादा सॉलिड्स में होती है, किस वजह से? क्या उसकी डेंसिटी की वजह से? द आंसर इज नो। ज्यादा डेंसिटी होगी तो आवाज तो कम ही होगी। कि भाई दीवार, मान लो दीवार कितनी ठोस होती है कि दीवार के उस पार साउंड बहुत जल्दी ट्रेवल कर जाती है? नहीं कर पाती है। तो ये इसकी प्रत्यास्थता की वजह से होती है। बात समझ में आ गई है? इसी वजह से जैसे आप देखेंगे आयरन देखेंगे, तो अब आयरन देखो और फिर आयरन पे आप मार के देखो, इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है आयरन की। मेटल्स में हमेशा इलास्टिसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। सॉलिड्स का गुण ही होता है, सॉलिड्स का यानी कि मेटल्स का तो एक बड़ा गुण है ना, इलास्टिक होना। तो इलास्टिसिटी की वजह से इसकी साउंड की जो चाल है वो ठोस में या द्रवों में अधिक होती है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी है? 332 मीटर पर सेकंड, इसको याद रखना पड़ेगा। तो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड। और जल में ध्वनि की चाल कितनी है? 1493 मीटर पर सेकंड। और लोहे में ध्वनि की चाल है 5130 यानी कि मोर देन 5000। ठीक है। अब अगर कभी कभार आपको क्रिम लगाने के लिए दे दिया जाता है, क्रिम क्या लगाने के लिए दिया जाता है? 5 चीजें दे दी, पूछने की साउंड की स्पीड इनमें किसमें कम से ज्यादा लगाओ आप। तो देखो CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड है, सबसी बात है, गैस है तो कम होगी। और वायु, अब देखो CO2 और वायु में अंतर क्या है? वायु मतलब कई सारे गैसेस का मिक्सचर है, CO2 है, O2 है, नाइट्रोजन है, तो ये थोड़ा ज्यादा डेंस हो जाएगी तो इसमें स्पीड बढ़ जाएगी। भाप, भाप में और ज्यादा स्पीड बढ़ेगी, भाप में धुंध सी छाने लग गई, थोड़ा सेमी डेंस हो गई है। अल्कोहल 1213। हाइड्रोजन, और थोड़ा हाइड्रोजन के कण कैसे, देखो अल्कोहल हल्का होता है, ये चीज तो हमें पता ही है, इस वजह से यहाँ पे 1213। हाइड्रोजन में क्या होता है कि हाइड्रोजन थोड़ा सा डेंस होता है,
तो 1269 अब ये टाइमिंग याद नहीं रखना, बस हमें इतना याद रखना कि कहाँ पे ज्यादा होती है ऊपर नीचे क्रम लगाने में। पारा भारी होता है 14 से 50। अब देखो पारा से हमें जब एग्जाम में आएगा तो लाइक वी वुड थिंक कि पारा और जल में, तो पारा में इसकी पारा ज्यादा भारी होता है तो पारा में इसकी जो स्पीड होगी वो ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन है कहाँ पर, जल में। तो यहीं पर हम गलत करेंगे। याद रखना कि जल में स्पीड ज्यादा होगी, जल ज्यादा भारी होता है, पारा अपेक्षाकृत क्या होता है, हल्का होता है, तभी तो पारा चढ़ता है थर्मामीटर पे। समुद्री जल और भी, क्योंकि इसमें नमक होता है इस वजह से स्पीड और ज्यादा होगी, लोहा इससे ज्यादा। अब देखो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ तीन जगह पर फंसेंगे। एक तो हम फंसेंगे पारा और जल में डिसाइड करने में, लगेगा कि पारा भारी है लेकिन एक्चुअल में क्या भारी है, जल भारी है। अब देखो ये देखो लोहा दिख रहा है और कांच, तो लोहे में तो हमें पता है, हम क्या लगाएंगे कि सबसे ज्यादा लोहे में स्पीड होगी, नहीं, लोहा से ज्यादा स्पीड कांच में होती है और सबसे ज्यादा स्पीड हमें एल्यूमिनियम में देखने को मिल रही है। क्यों? एल्यूमिनियम इलास्टिक ज्यादा है, लोहा में इलास्टिसिटी कम है। लोहा से ज्यादा इलास्टिसिटी कांच में है और कांच से ज्यादा इलास्टिसिटी एल्यूमिनियम में, तभी वजह से तो हम क्या देख रहे हैं, ये सबसे हम बेस्ट मेटल मानते हैं फॉर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो सबसे ज्यादा जो चाल होगी वो कहाँ पे, एल्यूमिनियम में होगी, लोहा से ज्यादा तो कांच में होगी, है ना। बात समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है, ये आगे देखते हैं। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, अभी मैंने बताया था। अब एक माध्यम से दूसरा माध्यम क्या है, सीधी सी बात है कि माध्यम का मतलब होता है मीडियम, तीन ही मीडियम हो सकते हैं ना, या तो ये सॉलिड्स हो सकता है, या ये लिक्विड हो सकता है, या फिर ये क्या हो सकता है, गैस हो सकता है। अब सॉलिड में बहुत कण एकदम ऐसे बने होंगे, और लिक्विड में कण इस तरीके के होंगे, और गैस में कण एकदम। तो अगर कोई मान लो यहाँ से कोई आपने एक वेव स्टार्ट करी है, कोई वेव यात्रा यहाँ से स्टार्ट करती है, वो सॉलिड को पास करते हुए जब वो लिक्विड में जाएगी, तो वो क्या कह रहे हैं कि जिसकी चाल स्पीड तो बदलेगी, क्योंकि यहाँ पे स्पीड सबसे ज्यादा होगी सॉलिड में, यहाँ पे स्पीड उसकी कम हो जाएगी, और वेवलेंथ भी कम हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो जैसे जैसे ये डेंस मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएंगे, यानी कि सघन माध्यम से रेयर माध्यम की तरफ जाएंगे, और तो हमें चेंज मिलता है। वैसे ही अगर गैस से हम लिक्विड की तरफ जाएंगे तो इसकी स्पीड और वेवलेंथ क्या होगी, बढ़ने लगेगी। लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती, मैंने बताया था। जिस पॉइंट से ये एक बार जिस आवृत्ति में ये वेव बनी है, उसी आवृत्ति से ये हमेशा ट्रेवल करती रहेगी जीवन पर्यंत, जब तक भी इसका अस्तित्व रहेगा। इसी वजह से है कि साइंटिस्ट एलियन का पता लगाने के लिए आवृत्ति पर निर्भर होते हैं, कि कोई भी वेव हमें सुनाई पड़ती है तो उसकी आवृत्ति जांच करने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई ऐसी आवृत्ति है, इतनी फ्रीक्वेंसी तो नहीं है जो हमारी जानी पहचानी नहीं है। इसी वजह से आवृत्ति की वजह से ही हम रेडियो स्टेशन का फिक्स्ड होता है, टीवी टेलीविजन ये सब आवृत्ति के बेसिस पे ही चल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती है। और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है क्या, जिस पॉइंट से वो मतलब रिलीज हुई है, मतलब 1 मिनट में या 1 सेकंड में, 1 सेकंड माने वो कितनी बार क्या होती है, रिपीटेड होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। अतः किसी माध्यम में ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, उसकी जो चाल है वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। किस पे निर्भर करती है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये निर्भर करेगी इलास्टिसिटी पर, कि चूंकि बदलती नहीं है तो आवृत्ति कुछ भी हो, बदलनी नहीं है तो डिपेंड क्यों करेगी। चलिए आगे देखते हैं। ध्वनि की चाल पर विभिन्न भौतिक राशियों का प्रभाव क्या पड़ेगा, दाब का प्रभाव क्या पड़ेगा। दाब ताप समान होने पर गैस में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर टेम्परेचर सेम रहे तो गैसियस कंडीशन में, गैसियस मीडियम में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जितनी कम हो जाए चाहे ज्यादा हो जाए। अब टेम्परेचर का, माध्यम का ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर जब अगर बढ़ेगा, सीधी सी बात ये है, तो क्या होगा, तो चीजें गर्म होंगी तो चीजें हल्की होंगी, हल्की होंगी तो इलास्टिसिटी कैसी हो जाएगी, इलास्टिसिटी अधिक हो जाएगी, तो इसी वजह से ज्यादा बढ़ेगी चीजें, स्पीड ध्वनि की कैसी होगी, अधिक। 1 डिग्री वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल कितनी हो जाती है, 0.61 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाती है। तो वायु जितनी गर्म होगी उतनी ध्वनि की चाल कैसी होगी, अधिक होगी। बात समझ में आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप रेगिस्तान में अगर खड़े हो जाओ, और रेगिस्तान में आप चल रहा हो और आप ग्लेशियर्स पे चल रहा हो, तो ग्लेशियर्स में आपको आवाज कम दूर तक सुनाई देगी, रेगिस्तान में अधिक दूर तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वायु है वो अधिक गर्म होती है। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, तो सबसे पहले एक कारण आप ये समझो कि दो प्रकार की जो वायु होती है, एक तो होती है नमी युक्त वायु और एक होती है ड्राई वाली। तो जो नमी युक्त वायु होती है, ठीक है ना, इसका जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, और ड्राई एयर की डेंसिटी अधिक होती है। पूछोगे आप कैसे भाई, ये तो आप उल्टा बोल रहे हो। नहीं, उल्टा नहीं बोल रहा हूँ, यही लॉजिक है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो सीधी सी बात है, अब ये नमीयुक्त का वायु का मतलब है, मैं इसे आपको ऐसे समझा रहा हूँ। मान लेते हैं ये है आपका मॉइस्ट
नमयुक्त वायु है, तो यहाँ पे हमने मान लिया ड्राई वायु है। मोस्ट वायु के मान लेते ये कण है, ये कण है, ठीक है। वायु में यहाँ पर कुछ नाइट्रोजन के कण हैं इसी में, और कुछ इसमें ऑक्सीजन के कण हैं। लेकिन जब इसमें नमी आएगी, रेड से मान लेते हैं नमी आ गई है, तो मुझे एक चीज बताओ, जब नमी आ गई है तो इनके कणों के बीच में ही तो ये नमी कहीं ना कहीं बैठ रही होगी इनके बीच में। तो मुझे एक चीज बताओ, एक्चुअल में अब वायु के जो कण थे वो आपस में दूर दूर हो गए कि नहीं हो गए, ब्लू वाले दूर हो गए, तो ये बताइए थोड़ा सा ये कम डेंस नहीं हो गया, ये कम घनी नहीं हो जाएगी? बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम कहते हैं कि जो मॉइस्ट एयर होती है वो कम डेंस होती है, ड्राई एयर अधिक डेंस होती है, ठीक है। तो इसी वजह से तो जो जहां पर कमी होगी, अब क्या कह रहे हैं कि नमीयुक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, नमीयुक्त का घनत्व कम होगा, शुष्क का घनत्व अधिक होगा। अतः इसी वजह से आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। तो जहां पर नमी होगी वहां पे ध्वनि की चाल कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब आप कहो कि देखो, अगर घनत्व से इसका संपर्क होता तो फिर घनत्व तो इसका कम हो गया ना, तो यहाँ पर ध्वनि की भाई क्या होनी चाहिए, चाल बढ़नी चाहिए, लेकिन नहीं। सॉरी, कहने का मतलब है कि अगर डेंसिटी के बेसिस पे स्पीड अगर चल रही होती, तो फिर यहाँ पे उसकी जो स्पीड है वो कैसी होनी चाहिए थी, वो तो कम होनी चाहिए थी। लेकिन नमयुक्त वायु में क्या हो रही है, डेंसिटी की भले कम होती है लेकिन स्पीड वायु की अधिक होती है। इसी वजह से हमें पता है कि जब नमी यानी कि बरसात के मौसम में जब भी आप चिल्लाते हैं या सीटी की आवाज हम जब भी देते हैं तो बहुत दूर तक क्लियर सुनाई पड़ती है, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड बढ़ रही है बरसात के मौसम में, क्योंकि ये मॉइस्ट हो गया है, मतलब नमी आ गई है। और नमी आने से इसकी डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, और डेंसिटी कम होगी तो स्पीड कैसी हो जाएगी, बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इलास्टिसिटी यहाँ पे बढ़ रही होती है। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि नमयुक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व, यानी कि जो ये वाली जो एयर है जिसमें पानी नमी है का घनत्व शुष्क वायु से यानी कि ड्राई वायु से कम होता है, ठीक है। इसी वजह से आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, आर्द्र वायु में बढ़ रही है जिसकी डेंसिटी कम हो रही है। यही कारण है कि बरसात के मौसम में सीटी की आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती है। चलिए, अब माध्यम का वेग, इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मीडियम। माध्यम के वेग की दिशा में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है तथा इससे विपरीत दिशा में घट जाती है। सीधी सी बात है, जिस दिशा में वायु बह रही है उसी दिशा में अगर ध्वनि भी चल रही है तो इस दिशा में क्या होगा, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ से कुछ उसने बोला है, उसकी जो आवाज है साउंड इस तरफ भी जाएगी इस तरफ भी जाएगी, तो वायु जिस तरफ चल रही है इस तरफ चल रही है तो ज्यादा दूर तक सुनाई देगी, तो इसकी गति बढ़ जाएगी। और यहाँ पर विपरीत होगा। अब देखो, साउंड तो जा रही है इस डायरेक्शन में, हवा चल रही है इस डायरेक्शन में, साउंड जा रही है इस डायरेक्शन में और हवा चल रही है इस डायरेक्शन में, तो ये एंटी हो गई, एंटी फोर्सेस हो जाएंगी, तो इसकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। यही बात कहा गई है। ये चीजें भाई छोड़ दो। बात करें अगर ध्वनि के लक्षण की, तो लक्षणों में जरा देखते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। तो एक तो सबसे पहले इसमें होती है तीव्रता, है ना। तो तीव्रता का मतलब होता है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी से इसकी लाउडनेस होती है, फिर इसी को हम बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड। जो चीज इतनी ज्यादा इंटेंस होगी, है ना, तीव्र होगी, वो उतनी ज्यादा लाउड होगी। इसी वजह से इसी आधार पर कोई किसी की भी जो साउंड है वो कितनी मंद यानी कि फीबल हो सकती है, या फिर कितनी प्रबल हो सकती है यानी कि लाउड हो सकती है। याद रखना, मंद वर्ड का इस्तेमाल किया गया, तेज का नहीं, तेज तो स्पीड से रिलेटेड हो जाएगा। इस तरीके से देखें, ध्वनि की तीव्रता एक भौतिक राशि है जिसे शुद्धता से नापा जा सकता है। माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। इसे कोई जरूरत नहीं है समझने की। हाँ, इसका एसआई मात्रक जरा देख लो, ये क्या है, माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। एसआई मात्रक कितना है, माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर तीव्रता का। और प्रयोगात्मक जो मात्रक है वो है बेल, बेल को ही हम डेसीबेल। अब पूछ लेगा कि ये बताओ डेसीबेल, ये जो है बेल, ये बेल का कितना कौन सा हिस्सा होता है, तो 1/10 लिखा है। बेल के 10वें भाग को डेसिबल कहते हैं। दूसरा है, उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि अब किस किस पर डिपेंड करती है, तो सबसे पहले स्रोत की शक्ति पर, स्रोत का शक्ति जिस जो व्यक्ति बोल रहा है वो किस इंटेंसिटी से बोल रहा है। दूसरा है श्रोता तथा स्रोत के बीच की दूरी पर, तो स्रोत कौन है, जो व्यक्ति बोल रहा है, और श्रोता कौन है, ये सुनने वाला है, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है। सीधी सी बात है, ज्यादा डिस्टेंस होगा तो लो हो जाएगा स्पीड, उसका सॉरी तीव्रता, इंटेंसिटी, लाउडनेस। अगर उस अब मान लो कोई व्यक्ति यहाँ से बोल रहा है और यहाँ पर कोई दीवार वगैरह आ गई और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा होकर सुन रहा है, तो स्रोत ये है, श्रोता ये है, तो जब साउंड यहाँ से पास होगी तो सीधी सी बात इसकी वजह से स्लो हो जाएगी। छत, फर्श और दीवारों पर होने वाले परावर्तनों पर निर्भर करते, परावर्तन मतलब है टकराकर। यदि ये तो चीज हो गई है ना, यदि ध्वनि स्रोत को बिंदु स्रोत माना जाए तथा ये हो चुका है, चलो छोड़ो।
आयाम के वर्ग के बड़े आकार की वस्तु से उत्पन्न ध्वनि का आयाम बड़ा होता है, सीधी सी बात है। इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो अधिक होगा, तो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड बड़ा, इसी बड़े से बड़े बड़े साउंड लोग अपना डीजे में रखते हैं, जिससे एम्पलीट्यूड हाई हो, आवाज तेज रहेगी, इंटेंसिटी तेज है तो लाउडनेस भी तेज होगी। इसके कारण बड़े आकार की वस्तु से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है। तो एम्पलीट्यूड पे आधारित होता है क्या, एम्पलीट्यूड पे आधारित हो रहा है लाउडनेस इंटेंसिटी पर। यही है, यही कारण है कि स्वरित द्विभुज यानी कि जो टर्निंग फॉक की ध्वनि हमें घंटे की ध्वनि से धीमी सुनाई पड़ती है, क्योंकि जो टर्निंग फॉक होता है वो आकार में छोटा होता है, और घंटा बड़ा होता है, तो घंटे की जो गति वो सॉरी ध्वनि है वो अधिक मतलब तेज सुनाई पड़ती है। वायु यदि ध्वनि के चाल की दिशा में बह रही है तो ध्वनि की चाल एवं तीव्रता दोनों बढ़ जाती है। सीधी सी बात है, ध्वनि जिस दिशा में जा रही है अगर उसी दिशा में वायु भी चलने लग जाए तो उसकी चाल तो बढ़ेगी बढ़ेगी, तीव्रता यानी कि और तेज भी सुनाई देगी। अब ध्वनि के स्रोत किससे क्या, यहाँ पे एग्जाम में मैचिंग भी पूछा गया, जरा देख लेते हैं। साधारण बातचीत में 30 से 40, जोर से बातचीत करोगे तो उसमें डेसिबल 50 से 60 डेसिबल क्रिएट हो रही है ध्वनि। ट्रक या ट्रैक्टर में आवाज होती है 90 से 100, ऑर्केस्ट्रा में 100 या डीजे वगैरह। विद्युत मोटर में 110, मोटरसाइकिल में भी 110, इन दोनों में 110 है। साइरन मोटरसाइकिल की आवाज से ज्यादा, हॉर्न होता है 110 से 120। जेट विमान 150। अब सबसे बड़ी बात है, जेट विमान से भी ज्यादा जो आवाज आती है वो आती है मशीन गन में और मिसाइल में, तो सबसे ज्यादा ही आएगी। लेकिन इनमें से हमें मशीन गन और जेट विमान में लगाने को दे दिया जाएगा तो हम जेट विमान पहले रख देंगे कि इसमें ज्यादा आवाज आती है। लाइक मशीन गन ज्यादा आवाज प्रोड्यूस करती है 170 डेसिबल, तो याद रखना जेट विमान और मशीन गन। तो मशीन गन युद्ध के क्षेत्र में थोड़ा पावरफुल ध्वनि प्रोड्यूस करती है। आगे देखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ के जो मानक स्टैंडर्ड्स हैं उसके अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम है। अगर सबसे कहा इसकी सबसे बेस्ट कौन सी है तो 45। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने 75 डेसिबल की अगर ऊपर ध्वनि हो जाती है तो कहते हैं कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और कहते हैं कि अगर 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि है तो व्यक्ति कैसा हो सकता है, बहरा हो सकता है। लेकिन कह रहे हैं कि अगर ये 150 हो जाए डेसिबल तो व्यक्ति पागल हो सकता है। तो सबसे उच्चतम 45, 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 85 से व्यक्ति पागल हो जाएगा, सॉरी 85 से व्यक्ति बहरा हो जाएगा, और 150 डेसिबल की ध्वनि हो तो व्यक्ति कैसा हो सकता है, पागल। 85 से व्यक्ति ये बहरा, ठीक है ना, और 150 में पागल हो जाएगा। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है, साधारण मानव अधिक से अधिक कितनी डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि सुन सकता है, साधारण 130 तक की। तो ये चीज हमने डिस्कस कर ली। तारत्य मतलब पिच होता है, किसी व्यक्ति की आवाज बहुत पतली होती है, किसी की बहुत भारी होती है। जिस तरह अब पतली होती है वो आप देखते हैं कि यात्रीगण पे ध्यान दें, ये वाली आवाज ये बहुत पतली होती है तो वो श्रिल, तीक्ष्ण कितना है, तीक्ष्ण मतलब नुकीली आवाज कितनी है, वो ग्रेव, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, इस प्रकार की आवाज जो होती है अमिताभ बच्चन टाइप की, तो अमिताभ बच्चन की आवाज ग्रेव है ना। उसी तरीके से आलिया भट्ट की आवाज श्रिल है, तो ये सब किसी वजह से होता, तारत यानी कि पिच की वजह से होता तारत। अब अगर किसी की आवाज पतली है तो उसका तारत कैसा होगा, अधिक होगा। तारत जैसे जैसे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे ध्वनि का तारतम्य भी बढ़ता जाता है तथा ध्वनि तीक्ष्ण अथवा पतली होती है। तारत अधिक है तो ध्वनि कैसी होगी, पतली होगी, श्रिल होगी, तीक्ष्ण। और तारत अगर कम है तो वो ग्रेव होगी। चिड़ियों की आवाज पतली होती है क्योंकि तारत अधिक होता है। के पतले तने हुए सोनोमीटर के पतले तार से निकलने वाली ध्वनि भी कैसी होती है, पतली होती है। मच्छरों भिनभिनाहट जो करते हैं एकदम पतली आवाज होती है, तारत अधिक की वजह से। अधिक तारत की ध्वनियों के उदाहरण है। ध्वनि के तारत का ध्वनि की तीव्रता से कोई संबंध नहीं, भाई तीव्रता से कोई संबंध होता नहीं है, सीधी सी बात ये है। क्वालिटी, अब किसी चीज की क्वालिटी से ही हम ध्वनि को अंतर क्रिएट कर पाते हैं कि ध्वनि किसकी है, कि ये ध्वनि वीणा की है कि वायलिन की है, ये आपके फ्रेंड की है कि आपकी ये दुश्मन की है, ए की है कि ये बी की है। जो डिफरेंस क्रिएट होता है ध्वनि में वो क्वालिटी, सीधी सी बात है, जीवन में हो क्वालिटी में तो अंतर होता है ना, तो डिफरेंस जब भी बात आएगी तो क्वालिटी याद रखना। तो इसी की क्वालिटी की वजह से ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण समान तीव्रता तथा समान तारत्य की ध्वनियों में अंतर प्रतीत हो कर पाते हैं, जिनकी तीव्रता भी सेम हो और जिनका तारत्य भी सेम हो, लेकिन फिर भी जब आप अंतर कर पाते हैं तो वो गुणता की देन है। ध्वनियों में अंतर प्रतीत होने का कारण यह है कि उन ध्वनियों के मूल स्वरक यानी कि जो टोन होती है के साथ साथ भिन्न संख्या में सनांदी यानी कि हार्मोनिक्स उपस्थित होते हैं। क्वालिटी में जनरली आप अंतर कैसे करते हैं, एक तो टोन की वजह से, और दूसरा जो आप अंतर कर पाएंगे वो आएंगे हार्मोनिक्स की वजह से, है ना। अब हार्मोनिक्स क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे।
कोई स्वर यानी कि जो भी नोट होता है एक ही आवृत्ति का नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखना, जितने भी नोट होंगे वो अलग अलग आवृत्तियों पर होंगे, अलग अलग, जैसे सा रे ग म प धा नी सा, तो सबकी फ्रीक्वेंसी आपको कैसी दिख रही है, आवृत्ति बदलती हुई दिख रही है, सब ऊपर की ओर जा रहे हैं, ग म न सी प म धा न, तो सबकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। तो कोई भी जो नोट होगा उनकी आवृत्ति सेम नहीं होती है, तो जब आवृत्ति सेम नहीं होती किसी भी नोट की, यानी कि नोट अलग अलग ही होगा, तो हमें समझ में आ जाती है कि क्वालिटी में अंतर है। आगे देखते हैं, जिस आवृत्ति के स्वरक की प्रधानता रहती है उसे फंडामेंटल, एक नोट आपका कैसा रहेगा, फंडामेंटल नोट रहेगा। बाकी स्वरकों को सनांदी स्वरक हार्मोनिक नोट्स कहते हैं, इनकी आवृत्तियां मूल स्वरक की दुगनी तिगुनी आधी होती हैं। कहने का मतलब ये होता है एक तो फंडामेंटल नोट्स होगा, बाकी इनके गुणज में जो भी रहेगा, या तो इनके दो गुनी इनके चार गुनी जो रहेंगी वो उनके हार्मोनिक नोट्स होते हैं। हार्मनी का मतलब क्या होता है, हार्मनी का मतलब क्या होता है, जिसको जो सहायता हो, है ना, हार्मनी मतलब सौहार्द वाला, उन्हीं के साथ वाला, तो उसी के कारण होती है। इन सानंदी स्वरकों की मात्रा की विभिन्नता के कारण स्वर का रूप बदल जाता है। तो स्वर का रूप बदलता किसकी वजह से है, स्वर का रूप बदलने में है जो सानंदी स्वरक हैं, यानी कि जो हार्मोनिक नोट्स हैं, इनकी मात्रा में अलग अलग भिन्नता आ जाती है, इसके कारण स्वर बदल जाता है। और एक चीज याद रखना कि कोई स्वर एक ही आवृत्ति का कभी नहीं हो सकता, इनकी संख्या तथा अपेक्षित तीव्रता भिन्न ध्वनि में भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग ध्वनियां होंगी तो अलग अलग हार्मोनिक नोट्स भी होंगे, हार्मोनिक नोट्स भी अलग होंगे। अतः ध्वनि की गुणता सन्नांदी स्वरों की संख्या क्रम तथा अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करती है। देखिए, ध्वनि की जो गुणता है, क्वालिटी, मैंने क्या बताया, किस पर डिपेंड कर रही है, एक तो टोन पर और दूसरा हार्मोनिक्स नोट्स पर, तो है ना, क्योंकि नोट्स हमेशा कभी सेम नहीं होता, तो किस बेस पर डिपेंड कर रही है, एक तो हार्मोनिक्स नोट्स पर, दूसरा इनकी संख्या कितनी है, संख्या के बेसिस पे भी, और क्रम किस क्रम में वो रखे गए हैं, और अपेक्षित तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी कितनी है। गुणता की भिन्नता के कारण ही हम अपने परिचितों की आवाज सुनकर पहचान लेते हैं। इसी की भिन्नता के कारण हम दो वाद्य यंत्रों से उत्पन्न समान तीव्रता एवं समान आवृत्ति की ध्वनियों को स्पष्ट रूप से पहचान पाते हैं, तो अंतर कर पाते हैं कि आवाज किसकी क्वालिटी का गुण है। आगे देखेंगे म्यूजिकल इंटरवल में क्या कह रहे हैं। हाँ, ये एक चीज और जरा देख ले, यदि एक बंद आर्गन पाइप तथा खुले आर्गन पाइप में से समान आवृत्ति का मूल स्वरक उत्पन्न हो रहा हो, तो भी दोनों से उत्पन्न ध्वनियों की गुणता भिन्न भिन्न होती है। भाई सीधी सी बात है, आप ओपनली बोलो और बंद कमरे में बोलो, अलग अलग आवाज समझ आती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि बंद पाइप से निकलने वाली ध्वनि में केवल विषम सनांदी उपस्थित होते हैं, तो बा से बंद पाइप, बा से विषम, ठीक है। और जबकि खुले पाइप में कैसी होती हैं, यानी कि सम, यानी कि इवन हार्मोनिक्स होते हैं, यानी कि उनकी जो गुणन की संख्या होती है इवन नंबर्स में होंगे। अगर वो एक है तो अगर तीन, इसके अलावा पाँच, सात, नौ, इस तरीके से होगा तो ऑड नंबर में होगा बंद में, और खुले में होगा इवन में, दो, चार, छह, आठ, 10, इस प्रकार से। मूल स्वरक से अधिक आवृत्ति वाले सनंदियों को अधिस्वरक ओवरटोन कहते हैं। अब देखो ओवरटोन क्या है, अभी तो हमने एक तो नोट समझ लिया, एक हार्मोनिक समझ लिया, हार्मोनिक्स नोट जो होता है। मूल स्वरक से अधिक आवृत्ति वाले जो मूल स्वर होता है उसकी आवृत्ति मान लेते हैं कुछ होगी, एक निश्चित होगी, मान लेते हैं कि 3 है उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर इससे भी ज्यादा कोई फ्रीक्वेंसी का हार्मोनिक्स अगर क्रिएट होता है तो उसी हार्मोनिक्स को हम ओवरटोन कहते हैं। एक तो होता है हार्मोनिक टोन, लेकिन जब यही हार्मोनिक टोन जो होता है मूल स्वरक से यानी कि फंडामेंटल नोट से भी ज्यादा अगर इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाए तो क्या हो गया, ओवरटोन। ओवर का मतलब भी होता है अधिक टोन। म्यूजिकल इंटरवल की बात करें, जब कोई वाद्य यंत्र केवल एक ही आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वर का मतलब क्या, अब यहां पर जरा देखना, एक ही, जब कोई वाद्य यंत्र, हाँ, एक ही आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करता है तो उसे स्वर कहते हैं। एक साथ दो स्वरों को बजाने पर उनका प्रभाव उनकी आवृत्तियों के अंतर पर निर्भर नहीं करता, अपितु उनके अनुपात पर निर्भर करता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आवृत्तियों के बेसिस पे कभी भी आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे नोट्स पे। किस पे, किस अनुपात में बजाया जा रहा है कि कितने निकल रहे हैं वहां से, दो स्वरों की आवृत्तियों के अनुपात को स्वर अंतराल कहते हैं, म्यूजिकल इंटरवल। इंटरवल का मतलब ही होता है किस अनुपात में। अब इस चीज पे फोकस करते हैं जरा। दो नोट्स जो होते हैं उनकी सेम फ्रीक्वेंसी हो सकती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी भले सेम हो दो नोट्स की, लेकिन फिर भी उनकी साउंड डिफरेंट होगी। क्यों होगी डिफरेंट, क्योंकि वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से बजाए जा रहे होंगे। और ऐसा क्यों होता है, फिर हम क्यों कैसे पहचान कर पाते हैं, क्योंकि
अलग इंस्ट्रूमेंट, हर एक इंस्ट्रूमेंट्स अलग तरीके की ओवरटोन्स प्रोड्यूस करता है और अलग तरीके के हर एक इंस्ट्रूमेंट्स के सब्सिडरी नोट्स होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हर एक इंस्ट्रूमेंट्स का ओवरटोन और जो सब्सिडरी नोट्स होते हैं वो अलग होते हैं, इसी वजह से उनकी आवाज अलग होती है। और जो दो नोट्स होंगे उनमें सेम फ्रीक्वेंसी हो सकती है, नो डाउट सेम भाई फ्रीक्वेंसी तो कई चीजों की सेम हो सकती है ना, दैट्स इट। डॉपलर प्रभाव की बात करेंगे तो सीधी सी बात है, आवृत्ति बदलती। बात यह है कि अगर ये सोर्स ऑफ साउंड है और कोई व्यक्ति यहाँ पर है, तो ये इससे दूर जाए, है ना, तो इस व्यक्ति को इसकी चूंकि फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा है, इस वजह से हमें आवाज़ दूर जाती हुई दिखाई देती है। और अगर यही व्यक्ति इसके पास आए तो आवाज़ कैसी पास आती हुई दिखाई देती है। एक चीज़ याद रखने लायक जो है, ध्वनि जो डॉपलर का प्रभाव है ये लाइट में भी काम करता है, देखेंगे। तो डॉपलर प्रभाव के बारे में हमने बात करी और ये सब होता किस वजह से, आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होने की घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। आवृत्ति का इंपॉर्टेंस है। प्रकाश में अब जरा देखते हैं, डॉपलर प्रभाव के कारण जब रेलगाड़ी का इंजन सीटी बजाते हुए श्रोता के निकट आता है तो उसकी ध्वनि बड़ी तीखी यानी कि स्त्रिल बहुत तीखी नजर आती है, सुनाई पड़ती है, अधिक आवृत्ति की सुनाई पड़ती है। और जैसे ही इंजन श्रोता को पार करके दूर जाने लगता है तो ध्वनि मोटी यानी कि ग्रेव अर्थात कम आवृत्ति की सुनाई पड़ती है, दैट्स इट। डॉपलर प्रभाव की बात करें तो ये हमें पता है कि प्रकाश तरंगों में भी डॉपलर प्रभाव काम करता है। और किस तरीके से तारों का खोज किया जाता है, ये डॉपलर प्रभाव की मदद से भी नोटिस एडविन हबल ने डॉपलर प्रभाव द्वारा ही ज्ञात किया था कि इसका विस्तार हो रहा है। उसमें होता ये है कि ये जैसे ये साउंड है, इसको जरा समझिए। अगर विस्तार हो रहा है, कोई चीज़ दूर जाती हुई दिखाई देती है तो इसमें ऐसा रेड लाइट आपको दिखाई देगी, रेड वेवलेंथ। और अगर कोई चीज़ किसी का विस्तार ना होकर संकुचन हो रहा है तो आपको ब्लू, चूंकि स्पेस का विस्तार हो रहा है इस वजह से ये रेड दिखाई पड़ता है। जबकि साउंड के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, बस ये फ्रीक्वेंसी की वजह से हायर और लोअर पिच आपको दिखाई पड़ता है। ये साउंड दिखाई कैसे पड़ेगी, वो तो सुनाई देगी ना, दैट्स इट। ध्वनि के गुण क्या होते हैं, तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। प्रकाश की भांति ध्वनि भी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर टकराने से पर पहले माध्यम से वापस लौट आती है, यानी कि रिफ्लेक्ट कर जाती है। जैसे मान लेते हैं कि ये ध्वनि है, जैसे यहाँ पर आ रही हो, टकरा कर ये क्या होगी, वापस चली गई। प्रतिध्वनि का मतलब, अच्छा, माध्यम से वापस लौट जाती है। इस प्रक्रिया को ध्वनि परावर्तन कहते हैं। ध्वनि का परावर्तन भी प्रकाश के परावर्तन की तरह होता है, किंतु ध्वनि का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण इसका परावर्तन बड़े आकार के पृष्ठों से अधिक होता है, जैसे दीवारों पर, पहाड़ों पर, पृथ्वी पर। क्यों? क्योंकि ध्वनि का जो तरंगदैर्घ्य है वो अधिक होता है, इस वजह से जब ये बहुत बड़े सरफेस एरिया पे टकराता है तभी। लेकिन प्रकाश के साथ में कैसा है भाई, अगर यहाँ से टॉर्च चल रही हो, एक कण भी इसके सामने आ जाए तो अवरोध पैदा हो जाता है प्रकाश में। लेकिन ध्वनि के साथ कैसा है कि छोटा, अगर कुछ कोई ट्रांसपेरेंट माध्यम से ध्वनि को आप गुजारो तो ईजिली उतर जाएगी। प्रतिध्वनि का मतलब ये क्या होता है, इको। इको का मतलब क्या है, जो ध्वनि किसी दृढ़ दीवार, पहाड़, गहरे कुएं आदि से टकराने के बाद सुनाई देती है उसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि ऊपर प्रतिध्वनि। यदि श्रोता परावर्तक सतह से बहुत निकट खड़ा है तो उसे प्रतिध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है। तो कहने का मतलब जो श्रोता होता है, जो स्रोत है और जो श्रोता है, ठीक है, उसके बीच में लगभग 17 मीटर की डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारी जो मस्तिष्क है उस पर ध्वनि का प्रभाव 0.1 सेकंड तक रहता है। और अगर 0.1 सेकंड से पहले ही कोई और दूसरी ध्वनि आ गई तो फिर हम ध्वनि यानी कि प्रतिध्वनि को नहीं सुन पाएंगे। सीधी सी बात यही है, बस और कुछ याद नहीं रखना है। दो चीजें याद रखनी है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 17 मीटर। और हमारे मस्तिष्क पर ध्वनि का प्रभाव कब तक रहता है, 0.1 सेकंड तक। ध्वनि द्वारा वायु में 0.1 सेकंड में चली गई दूरी 33.2 मीटर है। इसी से जब हम आधा कर देते हैं तो कितना रह जाता है, 16.6, लगभग 17 मीटर। पृथ्वी ध्वनि द्वारा हम समुद्र की गहराई, वायुयान की ऊंचाई, सुदूर स्थित पहाड़ की दूरी आदि की माप कर सकते हैं। ये यूनिक फैक्ट है ना, हमें लगेगा कि इको का क्या ही काम है। तो इसमें हम समुद्र की गहराई भी पता कर सकते हैं कितना गहरा है, वायुयान की ऊंचाई और सुदूर स्थित पहाड़ी यानी कि दूर स्थित जो भी पहाड़ है उनकी। रिवर्बेशन का मतलब क्या है, ध्वनि का हॉल की दीवारों, छतों व फर्शों से बहुल परावर्तन होता है, ठीक है। बहुल परावर्तन के कारण ये ध्वनि स्रोत को एकदम बंद कर देने पर भी हॉल में ध्वनि एकदम से बंद नहीं होती, यानी कि गूंजती रहती है, जो कई देर तक आपको सुनाई देती है। उसी को हम कहते हैं अनु। अनु का मतलब है एक के बाद एक होते रहना, बल्कि कुछ समय तक सुनाई देती रहती है। इसी को हम रेवरबेरेशन या फिर अनुरण कहते हैं। अतः किसी हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि के कुछ देर तक सुनाई देना क्या कहलाता है, अनुरण कहलाता है। तथा वह समय जिसके दौरान वह ध्वनि सुनाई देती है उसको हम कहते हैं अनुरणन काल, यानी कि रिवर्बेशन टाइम। छोड़िए,
गणना के द्वारा यह भी पाया गया कि यदि किसी हॉल में अनुरणन 0.8 सेकंड से अधिक है तो वक्ता द्वारा दिए जाने वाले भाषण के शब्द व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देते, यानी कि आवाज बार बार गूंजने लगती है। दीवारों पर अवशोषक पदार्थ का क्षेत्रफल बढ़ाकर या घटाकर अनुरणन काल को समंजित किया जाता है। तो सीधी सी बात है कि भाषण में जब कई बार हमें कैसी कोई मतलब आवाज बार बार सुनाई देती है, क्यों? क्योंकि उसका अनुरणन 0 कांट से अधिक हो जाता है, 0.8 सेकंड से अधिक, यानी कि अगर आपको अनुरणन सुनना है तो 0.8 सेकंड से कम होनी चाहिए स्पष्ट आवाज। इसी वजह से हम देखते हैं कि आजकल जो वीडियो क्रिएटर्स हैं वो क्या होते हैं, साउंड प्रूफ वॉल्स में क्रिएट करते हैं। फर्श पर भी इसी उद्देश्य से कालीन बिछाई जाती है और बादलों का गर्जन भी अनुरणन का एक उदाहरण है। बार बार मतलब की गड़गड़ाहट बहुत दूर तक होती रहती है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बादलों का गर्जन भी अनुरणन का एक उदाहरण, किसका उदाहरण है? अनुरणन का, या फिर हम कंफ्यूज होंगे प्रतिध्वनि का। तो एग्जाम्पल है रिवर्बरेशन। मैक संख्या में कुछ याद नहीं रखना, स्पीड मापी जाती है। अगर मैक संख्या 1 है तो उसको हम सुपरसोनिक बोलेंगे, और मैक संख्या 5 से अधिक है तो उसको हाइपरसोनिक बोलेंगे। ध्वनि का रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन। अप का मतलब होता है दूर जाना, ध्वनि का अपने पॉइंट से दूर जाना। तो देखिए अगर यहाँ पर क्या होता है, गर्म वायु जब होती है यहाँ पर, है ना, नीचे गर्म वायु होती है कब? दिन में। पृथ्वी की सतह ज्यादा गर्म होती है तो वायु भी गर्म होगी। तो अब क्या है, ये अपने उससे दूर जा रही है, अपने स्रोत ये है और स्रोत से दूर जा रही है। अगर ऊपर इसको ठंडी वायु मिल जाती है तो फिर ये अपने स्रोत के पास भागती है। लेकिन रात में क्या होता है, रात में तो पृथ्वी की सतह होती है लॉन्ग रेडिएशन से जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर तो गर्मी रहेगी। इस वजह से रात में क्या होता है, ये यहाँ पर तो ये रहता है कि अपने स्रोत से के पास में लगभग, लेकिन जैसे ही ऊपर की सतह जब में जाएगा तो अभिलंब से ये दूर हट जाती है। तो यही है, रात में जनरली हमें आवाज, रात में कोई भी आवाज तेज सुनाई देती है, बातचीत की आवाज, और दिन में दूर दूर की आवाज कम सुनाई देती है। दैट्स द रीजन, बस। ठीक है ना। और इसको हम कैटाबैटिक वो एडियाबैटिक लैप्स रेट के हिसाब से भी देख सकते हैं। एडियाबैटिक जो लैप्स रेट होता है उसमें भी यही काम करता है। चलिए, अनुनाद रेजोनेंस क्या है हमारा, अभी एक हम क्या देखते हैं, इको। इको का मतलब होता है प्रतिध्वनि। अनुरणन, अनु के मतलब बार बार ध्वनि का, उसके पीछे कोई ध्वनि। अब ये है रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है अनुनाद। अनुनाद का मतलब है अनु, नाद, नाद मतलब होता है ना स्वर, जैसे वो उसमें युद्ध में नाद करते थे उस तरीके से। तो यही है, यानी कि कंपन, कंपन की स्थिति को हम क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। तो यही है, सन 1939 में संयुक्त राज्य अमेरिका का टैकोमा पुल यांत्रिक अनुनाद के कारण ही क्षतिग्रस्त हो गया था। अगर भाई कोई भी पुल होगा, ब्रिज होगा, इससे बार बार सैनिक निकलेंगे तो क्या होगा, ये अनुनाद होगा, ये कंपन होगा ना। इस वजह से ट्रेनिंग्स में अनुनाद का ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे हमें सेफ निकलना है। हमारा रेडियो भी अनुनाद के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो आर से रेडियो, आर से रेजोनेंस। ठीक है। और इससे पहले हम क्या देख कर आए थे, ये रिवर्बरेशन है ना, बादलों का गर्जन किस पर आधारित है, रिवर्बरेशन पर। आगे हम देखेंगे इसमें ध्वनि का विवर्तन, डिफ्रैक्शन, यानी कि विवर्तन। ध्वनि का तरंग, अब एक तो अपवर्तन देखा था हमने। अपवर्तन का मतलब क्या है, अवलंब से, स्रोत से दूर जाना, अप जाना, दूर जाना। ये है डिफ्रैक्ट, यानी कि डिवाइड हो जाना, है ना। ध्वनि का तरंग दैर्घ्य 1 मीटर की कोटि का होता है। उसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 1 मीटर। अतः जब इसी कोटि का कोई अवरोध ध्वनि के मार्ग में आता है, यानी कि 1 मीटर का ये होता है, अगर कोई भी अवरोध 1 मीटर लंबा इसके मार्ग पर आ जाता है तो ध्वनि अवरोध के किनारे से मुड़कर, यानी कि मान लो कोई यहाँ पर आ गया तो ध्वनि ऐसे जा रही तो ये इससे किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाती है। इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। यही कारण है कि बाहर से आने वाली ध्वनि दरवाजों, खिड़की आदि पर मुड़कर हमारे कानों तक पहुंचती है। किस वजह से पहुंचती है, डिफ्रैक्शन, है नहीं, ठीक है ना। डिफर करके ही कोई इस तरीके से चीज आ रही थी, डिफर मतलब अलग होकर मूव करके चली गई। यह है ध्वनि का विवर्तन। आगे हम देखते हैं, ठीक है, ये ध्वनि का चैप्टर था।